हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं UPPCL जो TG2 का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है 2021 या इससे पहले वाला, तो सभी का हम इस वीडियो में क्या करते हैं, फुल्ली डिस्कशन कराते हैं। ठीक है, तो आज हम 29 टोटल क्वेश्चन जो रहने वाला है 29 क्वेश्चन होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। और दोस्तों क्या करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में हम 3 से 4 आपका न्यूमेरिकल रखे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र में फॉरवर्ड करिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। और रोज़ाना हम क्या करते हैं, एक सेट जरूर लेकर आते हैं जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन अवेलेबल रहता है। तो चलिए आज का फिर 189 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। धातु हैलाइड, ठीक है, क्या है? धातु हैलाइड, जिसे बोलते हैं मेटेलिक हैलाइड लैम्प का अधिकांशतः उपयोग ... में होता है। पहला, अस्पताल और विद्यालय में होता है। दूसरा, स्टेडियम और स्पोर्ट फील्ड में होता है। तीसरा, पार्क और गार्डन में होता है। चौथा है आपका थिएटर में होता है। ठीक है, थिएटर में होता है। तो दोस्तों, जो धातु हैलाइड होता है उसका मेनली यूज स्टेडियम और फील्ड में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस में होता है? स्टेडियम और स्पोर्ट फील्ड में होता है। ठीक है, बात करें जो मेटल हैलाइड होता है, इसका जो ल्यूमेन दक्षता होती है, लैम्प की दक्षता, वह 70 से 95 ल्यूमेन पर वाट होती है। तो ल्यूमेन पर वाट जो होती है दक्षता का मात्रक होता है। जिस भी लैम्प का जितना ज़्यादा इफिशियंसी होगा, यानी ल्यूमेन पर वाट जितना ज़्यादा होगा वह अधिक चमकीला होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इफिशियंसी जो होता है इसमें उसका मात्रक ल्यूमेन पर वाट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFL का पूर्ण रूप है, क्या होता है? पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म। पहला, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। दूसरा, कंप्लीट फिलामेंट लैम्प। तीसरा, कॉन्टैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। चौथा है कॉमन फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो दोस्तों CFL जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। जो ऑप्शन ए आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है CFL का पूर्ण रूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से DC आपूर्ति पर कौन सा लैंप काम कर सकता है? पहला, सोडियम वाष्पदीप लैंप। दूसरा, चाय दीप। तीसरा, प्रतिदीप्त दीप। चौथा है पारद दीप। ठीक है, तो जो निम्न विकल्पों में से DC आपूर्ति पे जो वर्क करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिदीप्त दीप जो होता है आपका DC आपूर्ति पे वर्क करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिदीप्त दीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों के अर्थिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, अर्थिंग लाइटिंग डिस्चार्ज से सुरक्षा करता है। दूसरा, जब वैद्युत रोधन फेल हो जाता है तो अर्थिंग सुरक्षा करता है। तीसरा हमारा है, तार में ऊष्मा वृद्धि से अर्थिंग सुरक्षा देता है। चौथा हमारा है, अर्थिंग जो है व्यक्तियों को लघुपतित धारा से बचाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो अर्थिंग होता है मेनली ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अर्थिंग जो है व्यक्तियों को लघुपतित धारा से बचाता है, यानी शॉर्ट सर्किट जो शॉर्ट करंट होती है, द अर्थिंग प्रोटेक्ट द पर्सनल फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट करंट। जो भी करंट होती है उससे अर्थ बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है? देखिए, अर्थ में जो होता है ग्राउंड किया हुआ रहता है, जो उसका बोर्ड में देखेंगे 5 पिन सॉकेट में बड़ा वाला जो होता है उससे डायरेक्ट अर्थ के लिए रहता है। जो अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी अपना इक्विपमेंट जो चला रहे हैं तो उसके बॉडी में हम अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ही लीकेज करंट ज़्यादा होती है तो क्या करता है, वो सारा हमें ग्राउंड कर देता है, जिससे हमें सुरक्षा प्रदान हो जाता है। तो इसीलिए अर्थिंग जो है प्रोटेक्ट करती है, हमारे लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में यूज होता है, प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थिंग व्यक्तियों को लघुपतित धारा से बचाती है। यहाँ शॉर्ट सर्किट दिया है और यहाँ लीकेज करंट भी दे सकता था, लीकेज करंट से हमें बचाते हैं अर्थिंग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर के इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। पहला पोल कोर, दूसरा एक्साइटिंग कॉइल, तीसरा फील्ड कोर, चौथा है आर्मेचर कोर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर जो होता है उसमें डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है आर्मेचर कोर में, ठीक है ना दोस्तों। आर्मेचर कोर में जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है। आर्मेचर कोर डीसी मशीन का एक घूमने वाला भाग होता है, ठीक है। यह अपने खांचों में चालक कुंडली को धारण करता है और चालकों के मतलब सहारा प्रदान करता है, जिससे प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्मेचर कोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा एक ब्रेकिंग प्रणाली नहीं है, डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग, रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग। तो दोस्तों डायनेमिक ब्रेकिंग यह होता है, प्लगिंग भी होता है, रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग भी होता है, लेकिन आपका आवृत्ति ब्रेकिंग नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी राशि तर्जनी अंगुली द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है। तो जो पहला होता है क्षेत्र फ्लक्स की दिशा, दूसरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तीसरा है धारा की दिशा, चौथा है चालक पर बल की दिशा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ, पहले तो बाएं हाथ का नियम इसको ज्ञात करने के लिए क्या आता है, तो मोटर को ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा होता है तो चालक पर वह बल की दिशा को दिखाता है, ठीक है। और तर्जनी यानी जो फोर फिंगर होती है आपका, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी क्षेत्र फ्लक्स की दिशा को दिखाती है। और जो मिडिल होती है, मिडिल फिंगर होती है, वह डायरेक्शन ऑफ द करंट यानी धारा की दिशा को दिखाती है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो जो तर्जनी होती है वह क्षेत्र फ्लक्स की दिशा को दिखाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन प्रकार के विद्युत रोधन में प्रत्येक इकाई या डिस्क के लिए डिजाइन की गई होती है। जो दोस्तों जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का प्रत्येक डिस्क जो होती है वह 11 kV की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 11 kV, 33 kV, 11 kV, 22 kV। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे सी भी सेम दे दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो निलंबन इंसुलेटर होता है तो प्रत्येक डिस्क जो होती है 11 kV रेटिंग की होती है, मतलब इतना वोल्टेज को सह सकती है एक डिस्क, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों, उसमें जो कम्यूटेटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, बी है ताम्र हानि को कम करना, सी है डीसी को एसी में इन्वर्ट करना, चौथा है रिड्यूस आयरन लॉस। तो मेनली यूज किया जाता है कम्यूटेटर जो होता है टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर, ठीक है दोस्तों। और कम्यूटेटर जो होता है हार्ड रन कॉपर से बना होता है और इसके बीच में जो इंसुलेटर भरा होता है वह माइका होता है। उसका जो लेयर होता है पूछता है 0.8 mm तक होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, जो माइका सेगमेंट जो उस पर भरा जाता है उसका लेयर 0.8 mm से 0.9 mm तक होता है, ठीक है। और ये हार्ड रन कॉपर से बना होता है और ये शाफ्ट पे लगाया जाता है। तो ये सब बात याद रखेंगे, ठीक है। बात करें डीसी से एसी में कौन बदलता है, तो होता है कन्वर्टर, ठीक है। हमारे घर में जो इन्वर्टर लगता है देखते होंगे, बैटरी से सीधे हमारा एसी सप्लाई देता है, तो वह क्या उसमें लगा होता है, कन्वर्टर लगा रहता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिजली के एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी। ठीक है, तो बिजली के एक ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस जब हो जाता है तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है दोस्तों वह मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, जो मैक्सिमम होती है दक्षता वह जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अधिकतम, एक चौथाई, आधा, शून्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकतम होता है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाता है तो दक्षता अधिकतम हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एसी मोटर में 4 ध्रुव के साथ 24 खांचे हैं, ठीक है, 24 खांचे हैं, तो डिग्री में स्लॉट की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो डिग्री में जो है स्लॉट की दूरी तो होता है बीटा बराबर 180 बटा के खांचों की संख्या, खांचों की संख्या बटा के पोलों की संख्या, पोलों की संख्या। ठीक है, पोलों की संख्या तो क्या हो जाएगा फिर, या 180 गुणे पोल बटे खांचों की संख्या, खांचों की संख्या। तो इसका मान रख देंगे, तो 180 गुणे पी बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रख देंगे। और आपका स्लॉट कितना दिया है, खांचा 24 दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 तिली 18, 6 चौके 24। ठीक है, और अपना पोल 4 है हमारा, तो 4 3 12, 120। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नीचे आपका ना हो जाएगा, ऊपर आपका 180 हो जाएगा और नीचे हमारा 6 हो जाएगा, 6 तिली 18 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर स्लॉट के बीच की दूरी 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया 15, दूसरा 30, तीसरा 90, चौथा 70। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 30 डिग्री। दोस्तों ये फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट 180 इंटू पोल बटा स्लॉट। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे, मान रख देंगे 180, 4 ध्रुव है हमारा, पोल 24 है, स्लॉट 24 है, तो 4 एकम 4, 6 चौके 24, 6 हो जाएगा और इधर 30 यानी 30 डिग्री। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न चित्र में दिए गए डीसी जनित के भाग को पहचानें। यह डीसी जनित का भाग दिया गया है, इसको पहचाना है। 4 ऑप्शन दिया है, पहला आर्मेचर कम्यूटेटर, दूसरा फील्ड कोर, तीसरा आर्मेचर कोर, चौथा आर्मेचर बाइंडिंग। तो दोस्तों यह जो सेगमेंट दिखाया गया है यह ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्मेचर बाइंडिंग को दिखाया गया है। ठीक है, आर्मेचर बाइंडिंग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 फेज स्टार अथवा डेल्टा संयोजन में शक्ति पावर को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो 3 फेज जो होता है स्टार या डेल्टा में पावर को कैसे ज्ञात किया जाता है, P बराबर √3 VL IL cos फाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है 3 फेज में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 1/3 VL IL cos फाई गलत होगा, दूसरा P बराबर VL IL cos फाई यह भी गलत है, ये सिंगल फेज के लिए होता है। तीसरा है P बराबर 3 VL IL cos फाई गलत है। चौथा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, P बराबर √3 VL IL cos फाई। ठीक है, स्टार या डेल्टा होता है उसमें पावर को ऐसे ज्ञात मतलब जनरेट किया जाता है, मतलब ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है √3 VL IL cos फाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली द्वारा जनित बोल्टा तरंग रूप का आकार कहलाता है। टेंजेंट वेव, साइन वेव, कॉट वेव, कोसेस वेव। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्यात तरंग यानी साइन वेव जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली द्वारा जो जनित होता है बोल्टा तरंग रूप में, जो वेव रूप में होता है, आकार क्या कहलाता है, तो साइन वेव कहलाता है। ठीक है, साइन वेव कहलाता है।
तो आप ये दे सकते हैं सिंबल, ये पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है, ये AC में दिखाया जाता है साइन वेव को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों। सीसा अम्ल बैटरी के लिए वैद्युत अपघट्य होता है। पहला हाइड्रोक्लोराइड एसिड, दूसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा एमोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4 होता है सीसा अम्ल बैटरी के लिए। ये आपका सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, ये से दोबारा हम रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। और प्राइमरी सेल क्या होता है? एक बार यूज करके उसे फेंक देते हैं, दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं, या दोबारा हम चार्ज उसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है सीसा अम्ल बैटरी के लिए विद्युत अपघट्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा आवेश Q निम्न में से किसके बराबर होता है? ठीक है, जो आवेश Q होता है वह किसके बराबर होता है? देखिए Q बराबर CV होता है या C बराबर Q/V होता है। तो हमें Q बराबर पूछा है तो Q बराबर CV हो जाएगा। ठीक है, पहला है Q बराबर C × V, दूसरा Q बराबर CV होता है, तीसरा है Q बराबर धारिता बटे धारा, चौथा है Q बराबर धारिता बटा वोल्टता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, Q बराबर CV। ठीक है ना, Q बराबर CV, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन परिणामी तरंग पिच को परिभाषित करता है? यानी इनमें से कौन परिणामी तरंग को जो है इंगित करता है? पहला है हमारा आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडली के प्रारंभ और अगले कुंडली के प्रारंभ सिरे के बीच। दूसरा है वह दूरी जिससे एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठभाग पर आगे बढ़ता है। तीसरा एक ही दिक् परिवर्तक खंड से जुड़े हुए कुंडलन कॉइल के दो किनारे के बीच की दूरी। चौथा है प्रति ध्रुव आर्मेचर प्रखांचों की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडलन के प्रारंभन और अगले कुंडलन के प्रारंभक के सिरों के बीच की दूरी। ठीक है, या इसका होता है KP बराबर cos α/2 होता है। ठीक है, जो पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है और इसका जो अधिकतम मान होता है 1 होता है ना। और जो आर्मेचर कॉइल होता है उसके दोनों सिरों को एक दूसरे के ठीक 180 के अंतर पर स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडली के प्रारंभ और अगले कुंडली के प्रारंभ सिरे के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि आर्मेचर नियंत्रक में नहीं मानी जा सकती है? पहला आर्मेचर पटलत्वर्तन विधि, दूसरा है आर्मेचर टर्मिनल वोल्टता नियंत्रण, तीसरा है अपना आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, चौथा शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्मेचर पटलन परिवर्तन विधि यानी आर्मेचर लैमिनेटेड चेंजिंग मेथड। ठीक है, यह जो होता है गति नियंत्रण विधि आर्मेचर नियंत्रण विधि में नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का ओवरलोड रिले कितना होता है? कुल लोड का 25%, कुल लोड का लोड करंट, फुल लोड का करंट का 50%, फुल लोड करंट का 58%। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फुल लोड का 58% होता है। 57.9% होता है तो इसको 58% मान लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में निम्न में से कौन
टरबाइन के धारा में जल प्रवाह है। ठीक है, यानी जल विद्युत संयंत्र में निम्न में से कौन टरबाइन से धारा में जल प्रवाह है। टरबाइन से धारा में पहला है प्रोत्कर्ष कर, दूसरा अंतर्ग्राही संरचना, तीसरा विसर्जन, चौथा पात नल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्जन। विसर्जन कहलाता है आपका टरबाइन से धारा में प्रवाह है। ठीक है, उसे विसर्जन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता कंपन के प्रभाव द्वारा होने वाली त्रुटि कहलाती है स्विचिंग एरर्स। स्विचिंग एरर्स, दूसरा है ह्यूमन एरर्स, तीसरा डिवाइस एरर, चौथा इन्फ्लुएंस एरर। जो आर्द्रता होती है कंपन के प्रभाव से होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभाव त्रुटि। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रभाव त्रुटि, इन्फ्लुएंस एरर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। पहला योग की संरचना के आधार पर, दूसरा सॉफ्ट की संरचना के आधार पर, तीसरा रोटर की संरचना के आधार पर, चौथा स्टेटर की संरचना के आधार पर। तो दोस्तों मेनली रोटर की संरचना के आधार पर जो है 3 फेज मोटर का वर्गीकरण किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैद्युत उपसाधनों के टर्मिनल्स स्विच सॉकेट आदि के ... के बने होते हैं। लोहा का, सिल्वर का, ब्रास का, कॉपर का। तो मेनली दोस्तों विद्युत उपसाधन जो होते हैं जैसे स्विच सॉकेट इत्यादि ये सब ब्रास के बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डीसी मोटर की गति ... में परिवर्तन करके परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आर्मेचर परिपथ में वाह प्रतिरोध को, दूसरा फ्लक्स मतलब प्रति ध्रुव फ्लक्स को, तीसरा है क्षेत्र कोर का पटलन, या चौथा है आर्मेचर की टर्मिनल वोल्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेमिनेशन ऑफ फील्ड कोर यानी क्षेत्र कोर का पटलन। जो ऑप्शन सी है वह गति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन सी लेमिनेशन ऑफ फील्ड कोर, इसको नहीं बदला जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन एक अर्धचालक है। तो अर्धचालक होता है कौन, गोल्ड होता है, सिलिकॉन, सिल्वर, टंगस्टन। तो आपका क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है। 120, 90, 180, विद्युतीय 360। तो देखिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है इसके बीच में जो है प्राय 90 डिग्री विद्युतीय होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा थ्योरिकल न्यूमेरिकल से है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। एक शंट जनित्र 250 के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है, मतलब एम्पियर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित्र का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ईजी हमारा ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यह शंट दिया है, तो शंट हमारा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। ये हमारा लोड हो जाता है, इधर शंट अपना बाइंडिंग हो जाती है, ISH हो जाता है, ARSH हो जाता है। इधर आपका IA और RA हो जाता है, और इधर लोड हो जाता है। ठीक है, लोड हो जाता है IL। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार होता है। तो देखिए शंट में क्या होता है, ISH बराबर V/RSH होता है। ठीक, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। और IA बराबर ISH प्लस IL होता है, ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे। तो EG बराबर होता है V प्लस IA
आर ए। ठीक है, ये होता है हमारा, ये सब शंट का फार्मूला होता है। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं हम। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। आई यहाँ 195 एम्पियर करता है, आई एल दिया है कितना, 195 एम्पियर दे दिया है, और भी दे दिया है हमारा कितना, भी दिया है दोस्तों 250। ठीक है, उसके बाद आई ए ज्ञात करना है, और आर ए दे दिया है कितना 0.02, ये दिया है ना आर्मेचर प्रतिरोध 0.02, और जो आई आर एस एच है फील्ड प्रतिरोध 50 ओम है। ठीक है, तो ये सब दिया है, हम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल, या आई एस एच बराबर भी बाई आर एस एच। तो भी का मान दिया है 250 और आर एस एच का मान दिया है 50, निकाल लेंगे 5 एम्पियर आ जाएगा। 5 एम्पियर इसमें मान रख देंगे तो 5 एम्पियर हो जाएगा, और ये दिया है 195, तो मिला के आई ए कितना हो जाएगा 200 एम्पियर हो जाएगा। जब आई ए 200 एम्पियर हो जाएगा तो फिर मान रख देंगे हम, फार्मूला हम जानते हैं ई जी बराबर भी प्लस आई ए आर ए। तो ई जी बराबर भी का मान 250 है, प्लस आई ए का मान अभी निकालें कितना 200, इंटू आर ए का मान दिया है, आर ए माने आर्मेचर प्रतिरोध दे दिया है 0.02। जब इसे सोल्व करेंगे तो 250 प्लस इसको हम करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 254 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 254 वोल्ट आ गया फाइनली। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 246 वोल्ट, दूसरा 270 वोल्ट, दूसरा 282 वोल्ट, चौथा 254। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 254 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन आप देखिएगा और अपने से एक बार जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर एग्जाम में आपसे एक शंट जनरेटर से जरूर पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, जैसा दे सकते हैं यूपीपीसीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 पोल लैप कुंडली दिष्ट धारा शंट जनित में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है, जिसमें से प्रत्येक 0.004 ओम से हैं। आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए लैप हम जानते हैं, लैप में क्या होता है करंट का मान ज़्यादा होता है, वोल्टेज का मान कम होता है। और लैप जो होता है लैप बाइंडिंग, यह समांतर बाइंडिंग इसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम समांतर बाइंडिंग भी कहते हैं। तो समांतर बाइंडिंग में देख सकते हैं जिनमें प्रत्येक 0.004 ओम के हैं। ठीक है, तो निकाल लेंगे तो 220 फेरे हैं बटा के 4 भाग कर देंगे 55, यानी 55 आपके समांतर फेरे आ जाएंगे। ठीक है, 55 कितना आ जाएगा समांतर, तो 55 इंटू ए जिनमें प्रत्येक 0.004 ओम के हैं, 55 0 गुणे 0.004 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए जब आपका 55 इंटू 0.004 हो जाएगा और बटा के कर देंगे क्या उससे पोल से भाग कर देंगे, यानी 4 से भाग कर देंगे। मेनली आपको यही करना है। ठीक है, तो भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.0055 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, उसके बाद अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जो फेरों की संख्या है तो फेरों की संख्या में पहले आप क्या करेंगे 4 से पोल से भाग कर देंगे तो 55 आ जाएगा। यह 55 क्या आ जाएंगे 55 शंट रेजिस्टेंस आ जाएंगे। ठीक है ना,
ये रेजिस्टेंस आ जाएंगे 55। तो जब 55 55 आ जाएंगे तो 55 प्रत्येक का दिया है तो प्रत्येक का इसमें गुणा कर देंगे और फिर टोटल 4 पोल है 4 से भाग कर देंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार अपने से रिपीट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 पोल लैप कुंडलन जनित्र में 300 कंडक्टर है। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट का है। तो जनित्र की जनित वोल्टता क्या होगी? ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, Eg बराबर NP5Z/60A। ठीक है, तो NP5/60 इंटू Z/A ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Z जो होता है Eg बराबर Z/ यानी P बराबर A है तो Z/P भी लिख सकते हैं। तो यही दिया है 300 कंडक्टर है यानी Z बराबर नंबर ऑफ कंडक्टर होता है तो 300 हो जाएगा और प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट का है। तो 300 गुणे 5 बटा कितना हो जाएगा, P का मान कितना है 6 है तो 6 से भाग कर देंगे। 6 पंजे 30 और 50 25 यानी 250 आपका वोल्ट आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फार्मूला सब वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, Z/P कर देंगे क्योंकि Z/A होता है, लैप में A बराबर P होता है तो A के स्थान पे P रख देंगे और Z 300 दिया है और प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक 5 दिया है तो 300 में 5 से गुणा कर देंगे और बटा के कुल पोल 6 हैं 6 से भाग कर देंगे, आपका 250 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का टोटल हमारा 29 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा यह वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो एक बार लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे इलेक्ट्रिकल ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।